अभी तक आप लोग ने क्या देखा? मैनुअल में लेवल ऑफ टेस्टिंग देखा ना? डर लग रहा है इसमें। ठीक है, लेवल ऑफ टेस्टिंग में कितने लेवल के होते हैं पता है आपको? कल बताया था राहुल सर ने फिर से आपको ना। कौन कौन से होते हैं? यूनिट होते हैं और एक इंटीग्रेशन। इतना याद रखना, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटीग्रेशन, देन सिस्टम एंड देन यूएटी, राइट? यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, ये 4 टाइप की टेस्टिंग होती है। ठीक है, मैनुअल में ये लेवल ऑफ टेस्टिंग है, राइट? दिख रहा है आप लोग को? अच्छा ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसी एक यूनिट या एक कंपोनेंट को लेके जब टेस्ट करते हैं तब उसको क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग होता है। ये मोस्ट ऑफ कौन करता है? डेवलपर करता है, हम परफॉर्म नहीं करते इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन भी सेम है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, किसी एक या दो तीन चीज को एक साथ जोड़ के उस चीज को चलाना, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये भी हमारा कौन परफॉर्म करता है? डेवलपर करता है। फिर हमारा रोल आता है कहाँ पे? सिस्टम टेस्टिंग, राइट? सिस्टम टेस्टिंग में आता है। तो सिस्टम टेस्टिंग में हम सारे अपने जितने भी टेस्टिंग के परफॉर्म करते हैं, हम टेस्टर एज अ टेस्टर, वो किसके अंदर करते हैं? सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। और सिस्टम टेस्टिंग के बाद एक होता है यूएटी टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के बाद हम जब प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, देते हैं कस्टमर को, तो एक होता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। वहाँ पे टेस्टर बैठते हैं, वो अपने हिसाब से टेस्टिंग करते हैं। ये 4 लेवल की टेस्टिंग होती है। ठीक है, ये 2 लेवल की टेस्टिंग ऊपर वाला कौन करता है? डेवलपर करता है। ये हम करते हैं, ये क्लाइंट साइड वाले या बिजनेस वाले लोग करते हैं। ठीक है, करवाते हैं। ये इतना बात क्लियर थी आप लोग को? एक सिस्टम टेस्टिंग में देखो, सिस्टम टेस्टिंग में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पता है आपको? एक होता है फंक्शनल, ठीक है, और एक होता है क्या? नॉन फंक्शनल। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें भी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में इसमें देखो डिफरेंस क्या है। जो फंक्शनल टेस्टिंग होती है, राइट, वो फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है हम करते हैं। जिसमें फंक्शनल में आपको आता है स्मोक, रिग्रेशन, ये सारी टेस्टिंग किसमें आती है? फंक्शनल में। और नॉन फंक्शनल जो टेस्टिंग होती है उसको अलग टीम करती है। ठीक है, क्या हुआ? बंद हो गया क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। देखो ये चीज़ राहुल सर ने बताया ना, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ। फंक्शनल टेस्टिंग राहुल सर ने आपको बताया था कि फंक्शनल टेस्टिंग हम लोग करते हैं। फंक्शनल में आपको बताया था उन्होंने रिग्रेशन, राइट? रिग्रेशन कब करते हैं? जब एक टाइम के बाद हमारा सारा टेस्ट केस बढ़ते जाता है धीरे धीरे करके। जैसे आज 10 किए, अगले 14 या 15 दिन के, उन्होंने क्या बोला? 21 दिन का टाइम पीरियड बताया था ना, एक साइकिल। 21 दिन की साइकिल उन्होंने बताया था। कंपनी में 14 दिन की भी साइकिल होती है। ठीक है, कहीं कहीं 21 दिन की होती है, कहीं कहीं 14 दिन की साइकिल होती है। वो कंपनी के ऊपर वेरी करता है कौन सी कंपनी कौन सी साइकिल को फॉलो करती है। ठीक है, तो मान लो मेरी कंपनी में फॉलो होता है 14 दिन का ही या 21 दिन का, जो तुमको समझ में आया। तो उस 14 दिन में क्या करते हैं हम? फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। और फंक्शनल में भी सबसे पहले क्या करते हैं हम? रिग्रेशन कब करते हैं? देखो, रिग्रेशन का मतलब ये है, जैसे आज इस 14 या इस 21 दिन में, मान लो अभी 21 दिन ही समझो, राहुल सर ने आपको 21 दिन बताया ना। 21 दिन में हमें कितना काम? 3 हम लोग को 21 दिन में कितना? 6 दिन निकालना पड़ता है, सैटरडे संडे निकाल के, राइट? तो कितने दिन हो गए? 15। 15 दिन में हमको मान लो 20 काम मिल रहा है करने के लिए। ठीक है, तो 20 काम हम करेंगे। उसी 15 दिन में 20 काम को एनालाइज भी करेंगे। उसी 15 दिन में 20 काम को क्या करेंगे? पढ़ेंगे और टेस्ट केस भी लिखेंगे। इसके बाद जो है ऑटोमेशन की कोड लिखेंगे। और उसी में हमें कोई डिफेक्ट अगर मिलता है, कोई इश्यूज मिलती है, तो हम क्या करते हैं? डेवलपर को, जो रिस्पेक्टिव डेवलपर होते हैं, जैसे हर फंक्शनैलिटी की, अब जैसे वी टाइगर आप ऑटोमेट करते हो ना वहाँ पे, ऐसा नहीं वी टाइगर अकेले आप ही चलाओगे। वी टाइगर में से 5-6 जन टेस्टर रहेंगे और 10-12 ठो क्या रहेंगे? डेवलपर रहेंगे, और भी सारी टीम होती है। नॉन फंक्शनल अभी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। नॉन फंक्शनल ये हम नहीं करते। ये टेस्टिंग, ये भी एक तरह से टेस्टिंग है, लेकिन इसकी टीम अलग होती है, जिसमें क्या चेक करते हैं? उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? उसकी स्पीड, कि भाई कितने टाइम में ये लोड होती है,
कितने मतलब क्लिक करने के बाद कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये खुलता है, कितना मतलब इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, लोड डाल सकते हैं, कितनी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, कितनी निकाल सकते हैं, मतलब सारी उसकी एक तरह से परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तीन मतलब मान लो 3 फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी, मार्केटिंग, लीड्स और अकाउंट्स। हमें क्या करें, सेटिंग्स को भी ऐड करके देखें, मतलब एक्स्ट्रा वेट देना, ठीक है, एक्स्ट्रा वेट देना, या उसकी स्पीड चेक करना, उसकी मतलब एक तरफ से उसकी क्षमता चेक करना। जो क्षमता जो चेक करते हैं वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में होती है। इसके लिए अलग टीम होती है और अलग टूल होता है, जिसके लिए उसके लिए वो टूल जो होता है वो उसका नाम है क्या, बहुत फेमस है, जे मीटर। जैसे आप सेलेनियम यूज़ करते हो ना, सेलेनियम, जावा के साथ सेलेनियम यूज़ करके आप किसी भी एप्लीकेशन को क्या करते हो, ऑटोमेट करते हो। वैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जो परफॉर्मेंस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करता है उसके लिए क्या यूज़ करता है, जे मीटर, लोड रनर, ये दुनिया भर की क्या है टूल्स अवेलेबल है, उसका यूज़ करके नॉन फंक्शनल टेस्टर अपनी तरह से टेस्टिंग करता है। तो नॉन फंक्शनल हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हमें ध्यान देना है किस पे, अभी के लिए किस पे, फंक्शनल के लिए, राइट। अभी अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हो या नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए सर अभी हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। फंक्शनल मेनली क्या होता है, यूआई बेस्ड होता है। यूआई में जो चीज़ आपको दिख रही है उसी चीज़ को टेस्ट करना, जिसमें फंक्शनल में आपको मल्टीपल चीज़ आती है। क्या, पहले तो आपको राहुल सर ने बोला रिग्रेशन, राइट, रिग्रेशन आपको बताया, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। ये रिग्रेशन टेस्टिंग कब होती है, जब समय के साथ आपका टेस्ट केस बढ़ते जाता है। तो क्या होता है, आज 20 करना था, 20 काम हमने कर लिया, अगले 21 दिन में फिर 20 काम कर लिए, अगले 21 दिन में फिर 15 काम कर लिए। और काम भी ऐसा नहीं कि 20 काम हर साइकिल में मिलेगा आपको, काम छोटा और बड़ा होता है ना। कोई कभी कभी क्या होता है कि 10 काम ही 20 काम के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उस काम को लोगों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसी हिसाब से लोग अपना अपना क्या करते हैं। पहले अगर हमें 20 काम था, 5 जन थे, तो 5-5 काम एक जन को, 4-4 काम एक जन को मिला था। लेकिन अगर वही काम बड़ा हो गया तो उतना ही टाइम जा रहा है एनालाइज करने के बाद, फिर क्या करेंगे, 2-2 काम सबको दे देंगे, भैया वो 21 दिन में 2-2 काम आपको सबको करना है, ठीक है। इस बिहाफ पे सबको क्या असाइन होता है, टास्क असाइन होता है, काम असाइन होता है, भैया अपना अपना काम करना चालू करो, ठीक है। अब पहले स्प्रिंट में 20 गया, दूसरे में फिर 15 गया, फिर 30 गया, ऐसे ऐसे करके मान लो 1-1.5 साल बाद आपका टेस्ट केस हो गया 1200-1300 टेस्ट केस, ठीक है। तो देखो सबसे मुश्किल काम क्या होता है टेस्टर के लिए, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि मान लो सब टेस्टिंग तो आप कर लिए, टेस्टिंग किए, डिफेक्ट आया, तो डिफेक्ट आने के बाद आप क्या किए, डेवलपर को असाइन कर दिए, फिर से आपको उसकी टेस्टिंग करके, फिर अगर सही चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर उसको दे दिए, भाई फिर सही करो, फिर से टेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है रिग्रेशन करना, राइट। रिग्रेशन करना मुश्किल इसलिए होता है कि मान लो इस करंट स्प्रिंट में हमें 20 काम मिले हैं, 20 काम को तो देखना ही देखना है, पिछला जो 1200 काम है उसको भी इसी स्प्रिंट में चला के देखनी है। उसी में सब टेस्टर की हालत ख़राब होती है। उसी लिए पिक्चर में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ, रिग्रेशन को क्या करते हैं हम कोड के द्वारा चलाते हैं फटाफट, एक लाइन से एक लाइन तक, 4 घंटे में इसका काम हो गया, 2 घंटे में अपना काम करके घर पे जाते हैं, ठीक है। तो ये रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन मतलब सारी चीज़ों को एक साथ चलाना, एक तरह से इसको बोलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। जैसे आपने लिखा था ना, राहुल सर ने आपको लिखा था टेस्ट केस, दुनिया भर के टेस्ट केस लिखाए थे। पहले तो आप क्या किए थे, लॉगिन, मैंने इसके पहले क्या किया, लॉगिन पे टेस्ट केस लिखा है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सिनारियो कवर किए, ठीक है। आपने 15-10 टेस्ट केस जितना भी आपके दिमाग में आया सारी पॉसिबिलिटी आपने कवर किया, और आपने क्या किया, टेस्ट करके आपने दे दिया, ठीक है। बाद में क्या होगा, अब लॉगिन नहीं देखना है आपको, अब आपको होम पेज देखना है, मार्केटिंग देखना है, लीड्स देखना है, सेल्स देखना है। वो कब देखोगे, जब रिग्रेशन करोगे तब, ठीक है। अब आपके काम, अब आपके पास वो 20 काम नहीं है, अब आपके पास इस स्प्रिंट में कम से कम 1200 काम है। 1200 काम को आपको अपने हिसाब से डिवाइड करना है भैया कि इस 1200 काम को हमें कितने दिन में ख़त्म करना है। देखो 1200 काम करोगे, जायज़ की बात है, डिफेक्ट आना तय है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। एक दिन के लिए लोग, जब आपको काम मिलता है ना, तो सब एक दिन के लिए क्या करते हैं, स्टोरी को एनालाइज करते हैं। जो आपको काम मिला है इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर अपना क्या करते हैं, आप अपने मतलब अपने काम को क्या देते हो, नंबर देते हो, भैया 2 दिन में इसमें हो जाएगा, 3 दिन इसमें हो जाएगा, 4 दिन उसमें हो जाएगा, 5 दिन इसमें हो जाएगा। लास्ट का 2 दिन जब बचेगा भैया, तो उसमें हम क्या करेंगे, फुल रिग्रेशन करेंगे, सब चला के देखेंगे। पहले जो 12-13 दिन है, 12 दिन या 13 दिन, हम पहले क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और उस टेस्टिंग में पहले क्या करेंगे, स्मोक करेंगे, पहले रिग्रेशन नहीं करेंगे। जब कोई भी नई चीज़ आपको दिया जाएगा
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मोक टेस्टिंग। राहुल सर ने बताया था कल, स्मोक टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है भाई, ये पूछते हैं एकदम 100%, इसको तो 100% पूछना ही पूछना है इंटरव्यूअर को कि स्मोक टेस्टिंग क्या होती है। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये है जब कभी भी आपके पास एक नई फंक्शनैलिटी आती है, उस फंक्शनैलिटी को वो जो टेस्टर होते हैं उसको एक नाम यूज़ करते हैं, क्या पता है, बिल्ड। जब आपके पास एक नई बिल्ड आती है, बिल्ड मतलब क्या होता है, जैसे देखते हो ना व्हाट्सएप में वर्जन चेंज होता है, नया वर्जन आया, इसके बाद नया वर्जन आया। क्या व्हाट्सएप में नया वर्जन आने से व्हाट्सएप पूरा थोड़ी चेंज हो जाता है, कुछ फंक्शनैलिटी चेंज होती है, राइट। जब कुछ फंक्शनैलिटी चेंज होती है या कुछ फंक्शनैलिटी वहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो जायज़ की बात है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ हिला दो तो दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। उसी लिए आप सबसे पहले परफॉर्म करोगे, स्मोक। स्मोक का काम होता है जैसे ही आपके पास काम आए सबसे पहले क्या चेक करोगे, स्मोक। आपको देखोगे एप्लीकेशन में, वी टाइगर या किसी भी एप्लीकेशन में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो बहुत ज़रूरी है। उस फंक्शनैलिटी अगर एप्लीकेशन में ना हो तो एप्लीकेशन कोई काम का ही नहीं, राइट। हर एप्लीकेशन का नियम है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, वो होना ही होना है। जैसे देखो आप एप्लीकेशन क्यों बनवाता है कस्टमर आपसे, पैसे कमाने के लिए ना। अगर मान लो उस एप्लीकेशन में कोई पैसे वाली चीज़ ही ना चलती हो, मान लो पेमेंट ना चलती हो, सर्च ना होता हो, रजिस्ट्रेशन ना कर पाते हो आप, ठीक है, ऐड टू कार्ट नहीं कर पाते हो, या कोई सामान एक साथ बकेट में डाल रहा है, ऐड टू कार्ट में डालते हो तो नंबर दिखता ना 4 6 7, जितना ऐड करते जाओगे वो चीज़ें नहीं शो हो रही है, ठीक है। अंदर जाओगे एक विश लिस्ट होती है, पता है आप लोग को, विश मतलब इच्छा, लिस्ट मतलब अपने लिस्ट में डालना। आदमी के पास कभी कभी पैसे नहीं होते लेकिन वो क्या करते हैं, लिस्ट में डाल के रखते, भैया जब पैसे होंगे तब लेंगे, ठीक है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो तो जाके देखोगे टॉप राइट कॉर्नर में वहाँ पे एक बकेट में ऐड होता है नंबर, एक प्रोडक्ट ऐड करोगे तो 1 2 करोगे 2 3 करोगे 3, ऐसे करके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मान लो वो चीज़ दिखे ही ना तो पता कैसे चलेगा मैंने कौन से प्रोडक्ट लिए। मान लो अभी यहाँ पे हम एक आध प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको समझ नहीं आता है। कभी कभी आप जब जाके देखो डी मार्ट में जब लोग सामान खरीदते हैं, ट्रॉली बैग लेके जाके ऐसे डालते जाते हैं, तो उनसे अगर पूछोगे ना, अगर इतना सामान ले लेंगे कि दूसरा तीसरा सामान क्या लिए तो उनको याद नहीं रहेगा भाई। अब सब जब लास्ट में जब देखेंगे, जब बिल काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे जब बिलिंग होती है तब समझ में आएगा भैया अच्छा ये सामान था, ये इतना बिल हुआ, ठीक है। अगर मान लो ऐड टू कार्ड का बटन ही ना चला या पेमेंट करने जाओ, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी डालने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका पेमेंट एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है तो नुकसान है ना एप्लीकेशन को। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें एप्लीकेशन की क्या होती है, मेन होती है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो राहुल सर ने देखो आपको बताया होगा मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी। बिजनेस किसको बोलते हैं, जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जिसके लिए काम करते हो, बिजनेस के लिए तो सारे काम हो रहे हैं। कोई भी टेस्टिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको पैसे दे रहे हैं तो आपसे पैसे मिलेंगे तभी तो आपको पैसे दे रहे हैं। अगर उनका बिजनेस ही आपसे प्रॉफिट ना हो तो मतलब क्या है। तो कुछ एप्लीकेशन में जो होते हैं मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी, मतलब मान लो कोई एप्लीकेशन है उसमें 40 से 50 क्या होते हैं, मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी होते हैं, वो चलना ही चलना चाहिए। चाहे कोई चीज़ अगर मान लो एक आध वर्ड मिस्टेक हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो नहीं चले, नहीं दिखेगा, मिस्टेक होगा लोग, लेकिन लोग उसको समझ जाएंगे भैया यही दिक्कत यही है, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो सुधारी जा सकती है। लेकिन मान लो अगर कोई अब चीज़ काम ही नहीं कर रही, मान लो पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, आप 10 मिनट देखे परेशान हो गए, आप क्या किए, यहाँ से स्विच करके दूसरे भी चले जाओगे ना यार, आप बोलोगे यार ये एप्लीकेशन तो बहुत गंदा है, सही नहीं है। तो इससे अब जैसे मार्केट में दुनिया भर की कंपटीशन चालू है, ठीक है, अगर एक एप्लीकेशन अगर एक प्लेटफॉर्म सही नहीं चल रहा है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके अलावा आप साथ ही साथ लोगों को क्या करोगे, प्रमोट भी करोगे, भैया उस पर मत जाना, ये चीज़ें सही नहीं चलती। उसकी पेमेंट करने जाओगे यार घूमता ही रहता है, कुछ होता ही नहीं। इससे अच्छा देखो ये एप्लीकेशन है, इस पर जाओ फटाक से हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी एप्लीकेशन मिलता है तो टेस्टर सबसे पहले मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है। इस मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी को एक वर्ड और बोलते हैं, पता है क्या, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, राइट। क्रिटिकल फंक्शनैलिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, जो उस एप्लीकेशन की जान है, इतना समझ लो। अगर उस एप्लीकेशन में अगर ये 20 काम ना हो तो एप्लीकेशन मतलब एक तरह से कचरा है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो उसी लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले स्मोक। अब मान लो इतने काम करने हैं आपको और आप स्टार्ट काम करना चालू किए, यूज़र नेम डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन बटन पे क्लिक ही नहीं हो रहा है,
भाई पहले तो आप ये देखोगे ना कि भैया पहले लॉगिन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अंदर जाना चाहिए। अंदर जाके जब मार्केटिंग में क्लिक होगा तब तो इसके बाद सारे काम, पता चला मार्केटिंग भी नहीं क्लिक हो रहा है। और अंदर आप सारे काम आपको अंदर करना है। मार्केटिंग में जाके जो लिस्ट आती है, जो लीड्स वाली, जो लीड्स क्रिएट करते हो वहाँ पे लिस्ट मिलती है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल वगैरह सब डालते हो, उसके अंदर आपको काम करना है। लेकिन आप जाके देख रहे हो भैया वहाँ पे लॉगिन ही नहीं हो रही, ना तो मार्केटिंग पे क्या हो रही है, क्लिक ही नहीं हो रही है, तो हम करेंगे क्या अंदर। तो अब क्या हो गया, मान लो अगर 21 दिन का टाइम है, आपके पास 15 दिन का टाइम है, 2 दिन आप एनालिसिस में लगा दिए, एक दिन मान लो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिए, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक करा के आप चले गए काम पे। तीसरे चौथे दिन आए, आपने देखे भैया क्या करना है, मार्केटिंग पे क्लिक करना है, मार्केटिंग पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, आपका पिछला 4 दिन तो खराब हुआ ना। तो इसीलिए क्या होता है, पहले आप मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को टेस्ट कर लो, अगर वो चल रही है तो चीज़ें अपने पास लो और टेस्ट करना स्टार्ट करो। तब आप देखो भैया हाँ, यूज़र नेम वाले अंदर जब लीड्स वाली फॉर्म में मोबाइल नंबर एंटर नहीं हो रही है, एड्रेस एंटर नहीं हो रही, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मार्केटिंग में क्लिक ही नहीं कर पा रहा तो अंदर कैसे जाओगे, बात को समझो। बात ये है कि अंदर की छोटी फंक्शनलिटी है तो हम बाद में देखेंगे, पहले मेजर फंक्शनलिटी तो चलनी चाहिए। अगर मेजर फंक्शनलिटी ही नहीं चल रही है तो अंदर हम काम कैसे करेंगे। और फिर क्या हुआ, आपका 4-5 दिन वेस्ट होगा, क्लाइंट का 4-5 दिन का पैसा वेस्ट होगा, और उस साइकिल का 4-5 दिन खराब होगा। आगे का आपको कितना दिन बचेगा, 8 से 9 दिन, और वो काम करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो यार, कोई काम दिया जाता है आपको तो वो सोच के देते हैं ना कि भैया ये काम इतने दिन में हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर मेहनत किए तो 1 दिन और जा सकता है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 5 दिन खराब करके रखे हैं तो जायज़ की बात है उस साइकिल में आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पिक्चर में आया स्मोक टेस्टिंग कि भैया जब भी तुमको नई बिल्ड मिली, नई फंक्शनलिटी मिली, आपको कुछ नहीं करना, ना रिग्रेशन तो अलग चीज़ है, रिग्रेशन बाद में करना, पहले तो आपको स्मोक परफॉर्म करना है। स्मोक परफॉर्म करोगे और मेन फंक्शनलिटी जाके चेक करोगे, हाँ मैनुअली या ऑटोमेशन जो भी, कि भैया हाँ ये चल रही है, ये चल रही है, ठीक है, अब काम करते हैं। मान लो अगर स्मोक ही नहीं चल रहा है तो आप उस समय उस बिल्ड को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। आप बोलोगे डेवलपर को भैया पहले ये मेन बिजनेस फंक्शनलिटी है, इसको सही करो, इसको सही करोगे तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। भाई इसका कोई मतलब नहीं है इस बिल्ड का लेना, भाई हम 5 दिन क्यों अपना वेस्ट करें, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर कोई मेजर डिफेक्ट हो तो आपको अर्ली स्टेज पे मिल जाता है, स्टार्टिंग में, अगर आप मेजर फंक्शनलिटी चेक कर ले रहे हो तो, ठीक है। मान लो अगर कोई काम है मार्केट, आप पहले होम पेज पे, लॉगिन पेज पे गए, लॉगिन किए, होम पेज पे गए, होम पेज पे जाने के बाद आप मार्केटिंग क्लिक किए, मार्केटिंग पे जाने के बाद लीड्स पे क्लिक किए, लीड्स पे क्लिक करने के बाद फिर आप जाओ किस पे, वो लीड्स का जो क्रिएट का जो पेज होता है जिसमें मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल है, अगर मान लो उस लीड्स पे ही क्लिक नहीं हो रही है तो आप अंदर कैसे काम करोगे, है ना। तो बाद पता चला कोई दिक्कत है, कोई चीज़ हिली डुली है, इससे दिक्कत हो रही है। इसलिए पहले क्या होता है, पहले आप मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को चला के देख लो, चीज़ें सही चल रही है तो आप अपने पास क्या लो, बिल्ड को एक्सेप्ट करो और उस पर काम करना चालू करो। भाई देखो टेस्टर हो, टेस्टर का मेन काम ही है डिफेक्ट को ढूंढना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या पता है, कि सही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाना। डिफेक्ट तो ढूंढना ही ढूंढना है। मान लो रिक्वायरमेंट आपकी ऐसे 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 करना था, लेकिन आपने प्रोडक्ट को अच्छे से बनाया, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट जो कस्टमर ने बोला उसके हिसाब से मिल नहीं रहा है, तो क्या मतलब है उस रिक्वायरमेंट को बना के, चीज़ें सब सही चल रही है लेकिन उसको जो चाहिए आप उसको दिए नहीं, तो लाख सही कर लो उसके लिए तो 0 हो गई ना। तो 2 चीज़ का ध्यान देना पड़ता है हमें एज ए टेस्टर। पहला कि बहुत सारे डिफेक्ट को ढूंढना है, जितना ज़्यादा डिफेक्ट ढूंढोगे उतने ही अच्छे टेस्टर कहलाओगे आप। दूसरा, जो रिक्वायरमेंट में है वही चीज़ें आपको बना के डिलीवर करना कस्टमर तक। ये 2 काम आपको करने होते हैं। अगर आप डिफेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो समझ लो आप अच्छे टेस्टर नहीं हो। डिफेक्ट ढूंढने के लिए तो आपको नौकरी दी गई है, टेस्टर का मतलब क्या, चेक करना। चेक करके अगर आप चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे हो गलती कहाँ है तो आप किस लिए यहाँ पे आए हो। भाई देखो हमने बताया था ना स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, अगर डेवलपर कोई चीज़ डेवलप करता है तो बाद में अपने एंड से क्या करता है, टेस्टिंग भी करके देता है आपको। वो यूनिट टेस्टिंग करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके वो लगता है भाई ठीक है ले चला ले भाई चल जाएगा। लेकिन एज ए टेस्टर आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिनेरियो को कवर करने होते हैं, तब वहाँ पे जाके आपको क्या मिलती है, डिफेक्ट मिलती है।
ऐसे नहीं है सही चीज़ डाल के फिर सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन में क्लिक कर दिए तो आपका काम हो गया। ऐसे नहीं करना है, आपको सही भी डालना है, गलत भी डालना है, कुछ नहीं डालना है। जैसे आपने टेस्ट केस लिखा था लॉगिन के ऊपर, आपको सारे पॉसिबल क्राइटेरिया यूज़ करना है, सारी चीज़ें डाल के चेक करनी है। अगर सब कुछ आपके मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही चल रहा है तो मतलब क्या है, चीज़ें सही है, अदरवाइज वो क्या है, डिफेक्ट है। आप उस चीज़ को क्या करो, डेवलपर को दो। डेवलपर का एक नियम याद रखो, डेवलपर हमेशा कहता है ये डिफेक्ट नहीं है भैया, ये ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे ये भाई ऐसे ही चलता है, कस्टमर को ये चाहिए। तो आप देखो रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कस्टमर को चाहिए क्या, कि भैया बताओ उसको, देखो कस्टमर ने ये बोला था, आपका ऐसे हो रहा है, हम इस पेज पे क्लिक करने के बाद ये दिखना चाहिए, ये हमको दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम कैसे वैलिडेट करें। तो भैया आप उसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, या एक ऑप्शन होता है आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। उस रिकॉर्डिंग को आप उस डिफेक्ट के साथ अटैच करके 2 लाइन लिख के आप उसको भेज दो, तो कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा भैया अच्छा कैसे जाना, नेविगेट कैसे करना है, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन में क्लिक किया, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। मार्केटिंग पे गया, मार्केटिंग पे क्लिक करके आपने दिखाया वीडियो में, लेकिन क्लिक होकर कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा है, आगे पेज मूव ही नहीं हो रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, भैया ये डिफेक्ट है आप देख लो। तो देखेगा तो समझ जाएगा ना यार, इतना तो समझदार होता ही है भाई। क्लिक कर रहा है और बंदा क्लिक नहीं हो रहा है तो भी चला के देखेगा डिफेक्ट है, तो उस चीज़ों पे क्या करेगा, काम करेगा, और काम करने के बाद आपको सही करने के बाद फिर देगा। और जब आपको देगा फिर आप क्या करोगे, रीटेस्टिंग करोगे, पहले स्मोक फिर करोगे, फिर देखोगे अरे यार उसने जो चीज़ बनाई है ऐसा तो नहीं, इसको बनाने के चक्कर में दूसरा खराब कर दिया कोई चीज़, फिर से आप मेन बिजनेस फंक्शनलिटी देखोगे। तो याद रखना जितनी बार आपके पास वो बिल्ड देगा, जितनी बार वो आपके पास फंक्शनलिटी देगा आपके डिफेक्ट फिक्स करने के बाद, उतनी बार आप सबसे पहले क्या करोगे, स्मोक करोगे, देन आप क्या करोगे, रीटेस्ट करोगे। भाई टेस्ट किए, डिफेक्ट मिला, और डिफेक्ट फिक्स किया, डिफेक्ट फिक्स करने के आप दे दिए, तो टेस्ट को दोबारा करने को क्या बोलते हैं, रीटेस्ट। तो रीटेस्ट करोगे। ये सारी किस में आती है आपकी, फंक्शनल टेस्टिंग में, और ये फंक्शनल टेस्टिंग किसके अंडर आता है, सिस्टम टेस्टिंग में। ठीक है, तो आप एज अ सिस्टम टेस्टिंग के अंदर सब परफॉर्म करोगे, राइट। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इतना करने के बाद आपको देखो 3 चीज़ें राहुल सर ने बताया, एक रिग्रेशन, दूसरा स्मोक, तीसरा रीटेस्ट, राइट। रीटेस्ट कब करते हैं, जब डिफेक्ट मिलता है, डेवलपर फिक्स करके हमको देता है, तो उसी चीज़ को दोबारा चेक करने को क्या करते हैं, रीटेस्ट करते हैं। स्मोक मतलब जब कभी भी नई बिल्ड आई, नई फंक्शनलिटी हमारे पास आई कि भैया ये काम आपको करना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मोक करना है। और रिग्रेशन कब करना है, आपको डिफेक्ट मिला, डिफेक्ट को रीटेस्ट किए, स्मोक किए, सारे चीज़ कर लिए, बाद में आपको सारी चीज़ें एक साथ चला के भी तो देखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं भैया ये चीज़ों को उसने फिक्स किया, मैंने चेक किया, चीज़ें सही चल रही है, पता चला उसने ये चीज़ें सही किया तो कहीं और चीज़ें गड़बड़ कर दी। भाई कोड तो है, एक कॉमा हिल गया कहीं से, एक करली ब्रेसेस हिल गई कहीं से, तो दिक्कत आ गई ना भाई। वो भी तो तुम्हारे जैसे पीछे कोड लिखता है बैकएंड में कुछ ना कुछ, तो उसने कुछ मिस्टेक कर दिया, पता चला दूसरी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है, तो उसको इंश्योर करने के लिए कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, इस डिफेक्ट के कारण कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है दूसरी फंक्शनलिटी पे, तो उसको इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हो, रिग्रेशन करते हो। रिग्रेशन मतलब एंड टू एंड टेस्टिंग करना, सारी चीज़ों को एक साथ चला के देखना, ठीक है। उस रिग्रेशन के दौरान अगर आपको फिर कोई डिफेक्ट आती है लास्ट में, तो उस चीज़ को चेक करते हो। तो एक टेस्टिंग और होती है आपके पास, उसको बोलते हैं क्या पता है, सैनिटी टेस्टिंग, ठीक है। रिग्रेशन के दौरान इतना याद रखना है, इंटरव्यूअर पूछता है कि भैया रिग्रेशन और रीटेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो उसको बोलना भैया रिग्रेशन के दौरान, जब रिग्रेशन हम करते हैं उस टाइम पे अगर हमें कहीं भी डिफेक्ट मिलता है, तो उस समय जब उस टेस्टिंग को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सैनिटी करते हैं। लेकिन जब बिल्ड आती है, स्मोक किए, हमें डिफेक्ट मिला, डिफेक्ट करके फिक्स आया, तो वो रीटेस्टिंग हुआ। लेकिन सैनिटी कब होती है, जब रिग्रेशन करते हो। रिग्रेशन जब एक साथ चलाते हो तब कहीं ना कहीं मिस्टेक आ गई बीच में, तो उस चीज़ को चेक करने के टाइम को उस टेस्टिंग को बोलते हैं आपको क्या, सैनिटी टेस्टिंग। और जब सैनिटी टेस्टिंग करते हैं तो अगल बगल कहीं नहीं देखते, ना तो ये फंक्शनलिटी ना तो वो फंक्शनलिटी, डायरेक्ट जहाँ डिफेक्ट आया उसी चीज़ को देखते हैं, और साथ ही साथ उसके अगल बगल वाले नेबर को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं। मान लो यहाँ, मान लो इतने एक दीवार है, दीवार में से एक ब्रिक्स मैंने निकाल लिया, एक ईंट निकाल लिया मैंने। एक ईंट निकालने के कारण ऐसा तो नहीं बगल वाला ईंट भी हिल गया है, ये वाली ईंट भी हिल गई है,
तो वो तो उस चीज़ को हम देखेंगे, उसके साथ में उसके पड़ोसी को भी, नेबर को भी चेक करने हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सैनिटी टेस्टिंग। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये नैरो और डीप टेस्टिंग होती है। नैरो कि मतलब कहीं नहीं देखना है, एकदम एग्जैक्ट वहीं देखना है जहाँ पे तुमको डिफेक्ट मिली है, अगल बगल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सैनिटी समझ में आई? सैनिटी से कब करते हैं? ड्यूरिंग द रिग्रेशन, जब रिग्रेशन करते हो उस दरमियान, जब आपको कोई चीज़ मिलती है डिफेक्ट उस पर्टिकुलर किसी फंक्शनैलिटी पे, किसी भी मॉड्यूल पे, तो उस चीज़ को जब टेस्ट करते हो उसी को क्या बोलते हैं? सैनिटी टेस्टिंग कहते हैं। और सैनिटी टेस्टिंग जब करते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं? इसलिए उसको बोलते हैं क्या? नैरो एंड डीप टेस्टिंग। नैरो करते हैं और डीप मतलब अंदर एकदम डेप्थ मैनर में उसको अच्छे से देखते हैं भैया अंदर क्या दिक्कत है, और साथ ही साथ उसके नेबर को, उसके पड़ोसी को देखते हैं कि उसके कारण देखो इसकी बगल वाली फंक्शनैलिटी तो नहीं हिल गई है, क्योंकि वही डिफेक्ट आई है ना। तो डिफेक्ट आई है, ऐसा है कि डिफेक्ट यहाँ आई है तो गलती वहाँ नहीं होगी। डिफेक्ट अगर यहाँ आई तो उसके जो जुड़े हुए लोग हैं वही लोग डिस्टर्ब होंगे, अगल बगल वाले तो आगे सही चलते होंगे, लेकिन जो उससे सटे हुए लोग हैं उनको ही दिक्कत होगी। तो उसको चेक करना, साथ में साथ जो उससे सटे हुए लोग हैं उसको चेक करने को क्या बोलते हैं? सैनिटी टेस्टिंग बोलते हैं। राइट, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? एक चीज़ आपको और बतानी थी, एक चीज़ और था। अभी तक आप लोग ने क्या लिखा था? टेस्ट केसेस लिखे थे ना। टेस्ट केसेस में क्या किए थे आपने? देखा आपने दो टाइप के टेस्ट केसेस देखा। एक कौन सा देखा आपने? लो लेवल का, और एक देखा आपने क्या? हाई लेवल। राइट, लो लेवल मतलब एकदम बारीक वाली चीज़ें, जैसे गलत डालो, सही डालो, ना डालो, ये करो, हाँ ब्लैंक रखो, स्पेशल कैरेक्टर करो, ठीक है। और हाई लेवल मतलब लॉगिन कर दो। लॉगिन में आप समझ जाओ भैया क्या क्या करना है, अब तो आपको सोचना है क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। ये हाई लेवल की, जैसे राहुल सर ने लिखा है, यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन क्लिक करो, मार्केटिंग पे जाओ, अंदर जाओ, फिर अपना काम करो, जैसे जैसे वैलिडेशन करनी है। ये हो गई हाई लेवल टेस्टिंग। ये टेस्टिंग दरअसल नहीं किया जाता। अगर देखा जाए तो अगर एज अ टेस्टर आपको टेस्टिंग करना होता है क्या? लो लेवल से सारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिनारियो को कवर करने को ही क्या बोलते हैं? असली टेस्टर बोलते हैं। और असली टेस्टिंग वही होती है, वहीं से डिफेक्ट मिलने के क्या होते हैं? चांसेस बढ़ते हैं। हाई लेवल करोगे तो डिफेक्ट नहीं मिलते, सही डाल के आगे बढ़ गए तो गलत डाल के, अगर गलत डालने पे भी चीज़ें सही हो जा रही है तो मतलब क्या है? डिफेक्ट ही है ना यार। अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है सही चीज़ें डालने से ये लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए, होम पेज दिखना चाहिए, और गलत चीज़ डालने से होम पेज नहीं दिखना चाहिए, अगर गलत चीज़ डालने से होम पेज दिख रहा है तो मतलब ये डिफेक्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को? तो देखो टेस्ट केस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक लो लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है। हाई लेवल मतलब ऊपर की बातें बता देना, भाई यूजर नेम डाल के पासवर्ड डाल के क्या करो? लॉगिन बटन पे क्लिक करो, मार्केटिंग में जाओ, लीड्स में जाओ, लीड्स में सारे फॉर्म फिलअप कर दो, फिर सेव बटन पे क्लिक करके फिर इस पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, अकाउंट्स में जाओ। ये हो गई हाई लेवल। अब लो लेवल का मतलब भैया सही यूज़र नेम डालो, फिर गलत पासवर्ड डालो, गलत यूज़र नेम डालो, सही पासवर्ड डालो, कुछ मत डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, लॉगिन बटन के बगल में क्लिक करके देखो, शायद लॉगिन बटन पे क्लिक किए उसके बगल में देखो, ऐसा तो नहीं यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो भी लॉगिन हो जा रही है, तो भी तो डिफेक्ट है भाई। लॉगिन बटन बनी है तो लॉगिन बटन पे देखो, राहुल सर ने आपको ये बताया होगा ना XY कोऑर्डिनेट ऑटोमेशन में, कि भाई यहाँ से जब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जब नापते हो तो किसी चीज़ की क्या होती है, आपको दूरी पता चलती है भाई वो चीज़ कहाँ पे रखी गई है UI पे। अब कैसे? वहाँ पे तो उसकी लेंथ लंबी दिख रही है, लैपटॉप पे इतनी दिख रही है, मोबाइल पे खोलोगे तो और छोटी दिखेगी, लेकिन एग्जैक्ट नापने के लिए उस लेफ्ट कॉर्नर से आप नापते हो चीज़ों की दूरी। ठीक है, उस दूरी पे देखते हो, अगर भाई लॉगिन बटन की दूरी यहाँ पे रखे हैं तो एग्जैक्ट वहीं पे कोड लिखा होगा पीछे कुछ, कि भैया यहीं पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, लॉगिन बटन पे क्लिक करके यूज़र क्या होना चाहिए, होम पेज पे नेविगेट कर लेना चाहिए। और पता चला लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो तो नहीं हो रहा, नीचे क्लिक कर रहे हो तो आगे बढ़ जा रहे हो, तो डिफेक्ट है ना यार भाई। ऐसे ही डिफेक्ट मिलते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस कुछ अलग मिल जाएगा भाई। डेली आपको कैसे लगेगा भाई, कुछ कोई चीज़ कर रहे हो आप करने में असमर्थ हो तो डिफेक्ट, राइट। तो ये चीज़ होती है डिफेक्ट। तो ये हो गई टेस्ट केस, राइट। अब टेस्ट केस हमने लिखा, ठीक है। अब किसी ने उसमें 10 टेस्ट केस लिखा, किसी ने 5 लिखा, किसी को लिखने में और दिक्कत हो रही थी, तो भाई ये है भाई कैसे क्या सोचे, कितना सोचे। अब तो सोच लिए सारी पॉसिबल सिनारियो, कोई 1-2 वर्ड लिख के गलत करके फिर सही कर दे रहा है, हाँ मतलब घुमा फिरा कि वही चीज़ें बार बार लिखी जा रही थी।
और हमने बोला अगर एक फंक्शनैलिटी पे चाहो, एक फंक्शनैलिटी पे आप एटलीस्ट कम से कम 15, 20, 25, 30 क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस लिख सकते हैं, और लो लेवल की, राइट, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनारियो क्या होंगे, कवर होंगे, राइट। तो लेकिन आपको लिखने में दिक्कत हो रही थी, क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो यार, आप मतलब या तो आपकी सोचने की शक्ति वहीं तक ही है, आप बोल रहे हो यार सारी चीज़ें तो सोच लिए, ऐसे इतने ही तक ही हो रहे हैं, ठीक है, बहुत लिख पा रहा हूँ, 8 लिख पा रहा हूँ, 6 लिख पा रहा हूँ, 10 लिख पा रहा हूँ ना। अब भाई आप जितने सोचे उतनी आपने टेस्टिंग की, अब भाई ने आइए इन्होंने कुछ अलग सोचा, इन्होंने कुछ अलग सोचा, भाई देखो जितने जन है सबका दिमाग अलग अलग है, सबकी सोचने की शक्ति अलग अलग है। अगर हर बार पूछोगे तो कोई एक अलग टेस्ट केस लिख के देगा, कोई अलग लिखेगा, कोई अपने तरीके से लिखेगा, कोई अपने तरीके से लिखेगा ना। वो बोलेगा भैया मेरी क्राइटेरिया से तो सारी चीज़ें फिट चल रही है, एक जन बोला भाई मैंने ये टेस्ट केस लिखा था, ये मेरी क्राइटेरिया से नहीं चल रही है और ये होना भी नहीं चाहिए था, ये हो रहा है। भाई कैसे तुम इंश्योर करोगे कि भाई मैंने टेस्टिंग को सारी तरह से कवर कर लिया है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एटलीस्ट मैंने मतलब मान लो सारी कवर कर ली है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें बची है कि जिसको कवर करना बाकी है। अब ऐसे लिख रहे हो आप लोग, पता चला मैं एज अ टेस्टर हूँ, मेरे को 5, 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का, तो मैं टेस्टिंग करने जाऊँ और मैं अपने एंड से टेस्टिंग करूँ, मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस है भाई डिफेक्ट कहाँ पे मिलते हैं। आपके टेस्टिंग के हिसाब से आपका देखा, मैंने अपने हिसाब से मैंने बोला अच्छा एक बार ये ट्राई करके देखता हूँ, जब वो ट्राई करके देखूँगा तो मुझे डिफेक्ट मिल जाएगा, तो फिर मैं आपको बोलूँगा भाई आपने कैसे किया, तो आप बोलोगे मैंने टेस्ट केस लिखा, तो आपके भी पॉइंट बस जायज़ है, आपने सारे टेस्ट केस कवर किया है। लेकिन यार ये सोचो ना कि टेस्ट केस कब हम समझते हैं कि यार सारी चीज़ें हाँ अब कवर हो गई है, अब मतलब ना के बराबर ही गलती, अब गलती तो नहीं ही मिलेगी मेरे हिसाब से, यहाँ तो नहीं मिले क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ही देख ली है, ठीक है। उसने पिक्चर में एक चीज़ आई, क्या आई पता है, एक नाम आया टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक, ठीक है, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। ये क्या होता है, जैसे ऐसे सोचो, टेस्ट केस पहले भी लिखे जा रहे थे नॉर्मली, जैसे हम लोग लिखे अभी लॉगिन पे, और टेस्ट केस आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक आने पे ये हुआ कि हमारा जो नैरो माइंड था वो ब्रॉड हुआ, हम और चीज़ें सोच सकते हैं, हाँ ये पॉसिबल सिनेरियो भी हो सकता है, ऐसे भी लिखी जा सकती है, ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है। इसके पहले नहीं थी, तो हम लोग को लगता था हाँ जो हमने लिख दिया सही है, इनको दिखा दिया, हमारे मैनेजर थे, हमारे लीड थे, भाई ये चीज़ें सही चल रही है, तो उन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है सब पास है, ठीक है कर दो, डिफेक्ट आई बाद में गलतियाँ होती थी। लेकिन इसलिए पिक्चर में इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में आईटी में कि भैया आप एक चीज़ फॉलो करो जिसको बोलते हैं क्या, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। मैथ का फॉर्मूला सॉल्व करते हो आप, मैथ का फॉर्मूला सॉल्व करते हो, अगर फॉर्मूला यूज़ ना करो तो वही सवाल इतने लंबे होते हैं, फॉर्मूला यूज़ करो तो यही सवाल इतने लंबे हो जाते हैं, 4-6 लाइन कम हो जाती है ना हमेशा। देखो तो देखो काम तो तब भी हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, काम लेंथी हो रहा था, सोच नहीं पा रहे थे। अब क्या हो गया, हमारे पास सोचने की शक्ति बढ़ गई, हम इस हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसीलिए हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए क्या, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। ये इंटरव्यूअर में आपको पूछते हैं कि व्हाट इज़ टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक, तो आपको बताना है भाई टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक का अप्रोच क्या है, तो आपको बताना है टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक हम टेस्ट केस के कवरेज के लिए करते हैं। मान लो अगर कोई चीज़ कवर करना है हमको, कोई चीज़ प्रॉपर चीज़ें से कवर नहीं कर पा रहे हैं हम, तो टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक अगर यूज़ करेंगे तो हम सारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिनेरियो क्या करेंगे, कवर कर ले जाएंगे। तो उसी में एक बहुत फेमस चीज़ है, क्या पता है आपको, एक बहुत इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा यही पूछता है, व्हाट इज़ VBA। VBA मीन्स व्हाट, हाँ इसका मतलब होता है विजुअल बेस नहीं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। ये बाउंड्री की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है, बाउंड्री है ये, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब देखो इस टेस्ट केस से क्या मतलब चलता है, एक सेकंड ना, ठीक है, एक हुई क्या, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का देखो इस वर्ड से ही समझ में आता है क्या, बाउंड्री की वैल्यू को क्या करना है, एनालिसिस करना है, राइट।
बाउंड्री की वैल्यू क्या करना है, एनालिसिस करना है। बाउंड्री की वैल्यू मतलब क्या, जो बाउंड्री पे चीज़ें आती है। अब एज अ सीनियर एक्सपीरियंस वाले टेस्टर क्या बोलेंगे कि भाई आपने डिफेक्ट देखा, नहीं देख पा रहे हो, तो उन्होंने एक टेक्निक यूज़ किया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। जैसे हमको समझ में आया कि यार डेवलपर ना हर बार क्या करता है पता है, कि लास्ट में ही गलती करता है। शुरू और लास्ट में गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक शुरू की बाउंड्री हो गई और क्या हो गई, लास्ट की। जैसे कुम्हार देखो घड़ा बनाता है ना, जब स्टार्टिंग में मिट्टी लेता है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। बीच में तो देखो शेप बरोबर देता है, और लास्ट में मिट्टी खत्म होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो दिक्कतें कहाँ पैदा होने के चांसेस होते हैं, दो जगह ना, एक शुरू और एक लास्ट में। ठीक है, तो हमको टेस्टिंग कहाँ पे करनी है, बाउंड्री पे, राइट। तो बाउंड्री मतलब जैसे मान लो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब कैसे होता है, जैसे कहीं डेटा की बात हुई, राइट। जैसे मान लो हमको क्या यूज़ करना है, यूज़र नेम जानते हो आप लोग, यूज़र नेम हुआ, और आपने कल देखा था ना, दो चीज़ मैंने बताया था जब टेस्ट केस दिखाया था, पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड में अगर आप देखो कि बाउंड्री क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे दिया कि यूज़र नेम आप क्या कर सकते हो पता है, स्टार्ट विथ 3 कैरेक्टर से करेंगे, ठीक है। और एंड किससे करेंगे, मतलब ख़त्म कहाँ पे होना चाहिए, 20। मतलब रिक्वायरमेंट में ये हुआ, कोई भी अगर आदमी अगर इस एप्लीकेशन को लॉगिन करना चाहता है तो यूज़र नेम उसको मिनिमम कितना देना है, 3, कम से कम 3, ना तो 3 के कम ना तो 20 से ज़्यादा, समझे। तो बाउंड्रीज में डिसाइड हुई 3 और 20। भैया 3 और 20 के बीच में ये आप क्या कर सकते हो, 3 दो या 3 और 20 के बीच में दो, इसके ऊपर आपको नहीं देना है और इसके नीचे आपको नहीं देना है। तो एक फॉर्मूला था, आपको पता है, आप जब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जब टेस्टिंग करोगे तो इसको एक फॉर्मूला था आपका, स्टार्ट होता है कैसे, मान लो आपने लेट सपोज ए को क्या कंसीडर किया 3 और बी को क्या कंसीडर किया आपने 20, राइट। एक ये आपने कंसीडर किया, तो एक फॉर्मूला था क्या, a+1, राइट। ठीक है, अरे ये कहाँ पे आ रही है, अच्छा सॉरी, +1 a, ठीक है। एक फार्मूला था, देखो ऐसे अगर आप बताओगे बी, यार चल नहीं रहा क्या, कुछ दिक्कत है इसमें, हाँ चल नहीं रहा, b -1 b और b, ठीक है। अब देखो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब क्या, भाई देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, बात मत करो यार, ये चीज़ को देखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये नहीं बता पाओगे ना, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में मैनुअल कि आप अगर 2 क्वेश्चन भी नहीं बता पाए तो आप पास हो ही नहीं सकते इंटरव्यू में, चाहे कितना भी अच्छा बता लो आप, 2 क्वेश्चन नहीं बता पाए बस। और कोई नहीं जानता कि आपकी कंपनी में कैसे काम होता है, लेकिन सबको अप्रोच पता है कि भैया अप्रोच क्या यूज़ करते हैं सब। भाई काम तो अपने तरीके से करोगे, लेकिन अप्रोच जो है क्या, एक जो डिसाइडेड है उसी अप्रोच के हिसाब से चलोगे। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इतना मतलब समझ में आया कि किसी 2 बाउंड्री की वैल्यू को चेक करना है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया, ए मतलब कितना था 3 ना, तो 3 - 1 कितना हुआ 2 और 3 + 1 4। बी का वैल्यू कितना था 20, 20 - 1
19 और प्लस 21, राइट। अब इसमें बाउंड्री कितनी बनी आपको, 2, 3 और 4, 19, 20 और 21। अब आपको बीच की कोई वैल्यू को टेस्ट ना करना है, आपको डायरेक्ट उठा के किसको चेक करना है, बाउंड्री की वैल्यू को। सिर्फ उठाओ आप, एक बार क्या करोगे, 2 नंबर डाल के देखो। टेस्टिंग आपको ऐसे लिखना है कि यूज़र नेम में हम 2 नंबर डाल के देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। और अगर एक बार 2 नंबर डालते हैं, वैलिड पासवर्ड डालते हैं, राइट। एक बार 2 नंबर डालते हैं और वैलिड पासवर्ड डालते हैं और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र नेम की जो मिनिमम जो आप एंट्री करोगे 3 होगा और मैक्सिमम जो एंट्री करोगे 20 होगा। इसके नीचे कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, इसके बाहर कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। इन दोनों के बीच में नंबर क्या होंगे, कितना भी डालो यूज़र नेम चलेगा, लेकिन इसके बाहर नहीं और इसके अंदर नहीं आप कर सकते, ठीक है। इसके नीचे नहीं और इसके ऊपर नहीं, ठीक है। अब जब आप टेस्ट केस लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे पता है कि एंटर 2 कैरेक्टर, राइट, विथ वैलिड पासवर्ड, ऐसे करके वैलिड पासवर्ड, ठीक है। और देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो क्या होना चाहिए, होम पेज क्या होना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। और नहीं खुलेगा तो ठीक है, खुल गया तो क्या हो गया, डिफेक्ट है। भाई रिक्वायरमेंट तो यही थी ना आपकी। देखो रिक्वायरमेंट सीधा सीधा लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कुछ आपको बहुत ज़्यादा सोचना है। रिक्वायरमेंट पहले से था कि भैया यूज़र नेम में 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 20 तक लास्ट वैल्यू है, 20 के ऊपर नहीं एक्सेप्ट करेगा और 20 के नीचे नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो आप क्या करोगे, एक बार 2 डाल के देखोगे, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब चीज़ें सही चल रही भाई। उसका रिक्वायरमेंट जो था डेवलपर ने उसी हिसाब से काम किया था, ठीक है। फिर आपने 3 कैरेक्टर डाल के देखोगे विथ वैलिड पासवर्ड, एक्सेप्ट किया, मतलब चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 डाल के देखोगे, ठीक है। फिर 5 डाल के देखोगे, ठीक है। 6 डाल के देखोगे। तो अगर ऐसे ऐसे डाल के अगर आप देखोगे तो 20 तो इसी में 20 बार आप तो ऐसे ही कर सकते हो ना। बात समझो भाई, क्राइटेरिया क्या थी, 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, 20 पे ख़त्म होनी चाहिए। 3 के नीचे एक्सेप्ट नहीं है, 20 के बाहर एक्सेप्ट नहीं है। 21, 22 ये एक्सेप्टेबल नंबर नहीं है। 1, 2, 3, 1, 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टिल 20 तक वैल्यू को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। कुछ भी डालो सही यूज़र, अब फिर इसके बाद पासवर्ड सही डाल के लॉगिन बटन क्लिक करोगे तो क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा, होम पेज दिख जाएगा। लेकिन अगर आप कम डाल के देख रहे हो और अगर लॉगिन हो जा रहा है तो मतलब क्या है, डिफेक्ट है। अगर 21 डाल के देख रहे हो लॉगिन हो जा रहा है तो क्या है, डिफेक्ट है। अगर 18 तक डाल के देख रहे हो लॉगिन हो जा रहा है तो क्या है, डिफेक्ट नहीं है। 15 डाल के देख रहे हो नहीं है, 14 डाल के देख रहे हो नहीं है। अगर मान लो ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें तो एक ही फील्ड के ऊपर हम 20 टेस्ट केस तो सिर्फ इस टेक्निक के हिसाब से लिख सकते हैं। देखो ये मत कभी कहना भाई कि सर 3, 4 डाल के देखे, 5 डाल के देखे, 18, 19, 20 भी डाल के देख रहा है, सब चल ही रहा है। भाई सब चल रहा है, उसका क्या गारंटी लियो भाई। बीच का आपको क्यों नहीं चेक किया, बाद लो पता चला ऐसी कुछ कोड में लॉजिक थी कि ऐसा इन्होंने इक्वल इग्नोर केस लिखा था कि भैया 7 नंबर जब दिखे ना तो चलना नहीं चाहिए, पासवर्ड यूज़र नेम रॉन्ग बताना चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते भैया कि 7वां नंबर भी सही ही चलेगा। आपको एक एक वैल्यू डाल के इंक्रीज करके देखनी है, तभी तो पूरे दिन आप काम करोगे तो बताओगे भैया लॉगिन पे आज काम किए थे। नहीं तो आपको क्या यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के क्लिक करके आप घर पे चले जाओगे। आपके पास ऐसे काम होंगे और ऐसे एक फील्ड पे आप कितने लिख रहे हो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के हिसाब से 20 टेस्ट केस, ऐसे आपको कम से कम 4-5 टेक्निक है। तो एक फील्ड पे आप कम से कम 100 लिख लोगे, ठीक है। अब समझो, तभी हम बता रहे थे ना कम से कम 1 लाख टेस्ट केस लिखा जाएगा तुम्हारे पूरे वीटाई के थ्रू। अगर एक फील्ड पे अगर आप 100-150 टेस्ट केस लिख सकते हो तो वैसे एक में आपको देखोगे कितने फील्ड है। एक लीड्स में जाओ, फिर सेल्स में जाओ, फिर अकाउंट्स में जाओ, फिर हर सेक्शन में जाके देखोगे आपको एक एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म में कम से कम 20-20 क्या मिलेंगे, फील्ड मिलेंगे। और उस एक एक फील्ड पे आप 200 टेस्ट केस लिखोगे, वैसे कितने टेस्ट केस होंगे सोचो। हमने सर्च का छोड़ दिया, हमने लॉगिन का छोड़ दिया, हमने सिर्फ फील्ड की बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म आपके पास आता है उस फॉर्म के ऊपर आप लिखो।
ध्यान से सोचो कि टेस्ट के डिजाइन टेक्निक का यूज कितना है। अगर ये टेक्निक अपनाई गई, हमने बीवीए किया, लेकिन बीवीए का मतलब बेसिकली ये होता है कि बाउंड्री की वैल्यू को एनालिसिस करना। जैसे हम लास्ट में क्या करेंगे, 19, 20, 21 करेंगे और क्या करेंगे 0 मतलब 2, 3 और 4, मतलब जो 3 के इस साइड है और 3 के इस साइड है, 20 के इस साइड है और 20 के इस साइड है, 19, 20, 21, 2, 3 और 4। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस सिर्फ 20 से में कोई मतलब नहीं, हम बाउंड्री की वैल्यू को एनालिसिस कर लेंगे। ये एक टेस्टिंग है। अब तुमको भी इसके बाद भी जब टेक्निक बताई जाएगी तो बीच की भी बताएंगे, लेकिन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का जो मेन मोटो है वो है बाउंड्री की वैल्यू को क्या करना है, एनालिसिस करना। और ऐसे करके आप मान लो बीच के बीच आप छोड़ दो एक एक 20 लिखने के लिए, आप अगर ऐसे ही लिखो तो 6 टेस्ट केस बन गए ना, मानते नहीं? आप एक बार 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, 19 डाल के देखो, 20 डाल के देखो, 21 डाल के देखो, 6 टेस्ट केस ये और 10 पहले लिखे थे, 16 हो गए। ठीक है, ऐसे हम 3-4 टेक्निक और बता देंगे आपको, तो आप आराम से 50 लिख लोगे। तो बताओ गलतियां मिलने के तब तो चांसेस और कम हो जाएंगे ना भैया। हमने सारी क्राइटेरिया चेक कर ली, समझो बात को। और शॉर्टकट में आपको जब इंटरव्यूअर पूछता है ना तो यही पूछता है व्हाट इज बीवीए, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की बात कर रहे हो, तो आपको बताना है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब हम बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करेंगे। जो बाउंड्री की वैल्यू है उसको बता देना सर जस्ट लाइक a-1, b-1, b+1, ऐसे करके बता देना। तो लेट सपोज वी हैव अ 3 and 20, so 2, 3 and 4, 19, 20 and 21, so we can check only these 6 value, not all values, right? ऐसे करके बताओगे तो समझेगा भैया आपने काम किया है, समझे? अब बताओ अगर इतनी बात बोलोगे तो उसको समझ में आएगा ना भैया ये आदमी काम किया है, लड़का काम किया, उसको पता है। देखो आप नौकरी जब करने जाओगे तो सबको पता है कि भैया ये बंदा पढ़ नहीं रहा है, ये तो मुझे पता है ना, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन वहाँ जब जाओगे तो उसको लगता है भाई ये टेक्निकल बंदा है, काम कर रहा है, ये डेली थोड़ी देखा है, इसको आइडिया तो है। मैंने बोला ना अप्रोच बताओ आप कि भाई कैसे होता है। आप 20 लाइन ना बोलो, आप 7 लाइन बोलो, लेकिन 7 लाइन क्या बोलो, सटीक बोलो। अब वैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की बात हो रही है, आप बीच की वैल्यू बताने लगे, भाई नाम में छुपा है बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करना है। तो बाउंड्री की वैल्यू क्या करना है, स्टार्टिंग वो वैल्यू और उसके बाद वाली वैल्यू, फिर पहले वाली वो वैल्यू और उसके बाद वाली वैल्यू। तो 6 वैल्यू करोगे और 6 टेस्ट केस ऐड करोगे, समझ में आया? अब ये आप क्या करोगे, अब आप एक तरह से इस चीज़ को लॉगिन फंक्शनैलिटी में ऐड कर देना, और यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट में समझ लेना कि भैया यूज़र नेम कितना ले रहा है, स्टार्टिंग कैरेक्टर स्टार्ट कितना हो रहा है 3 से और एंड हो रहा है 20 पे, पासवर्ड स्टार्ट हो रहा है 5 से और एंड हो रहा है 15 पे, तो उसके भी उतने बन जाएंगे 6 इसके बने, 6 उसके बने, कितने हो गए 12 हो गए, और पहले 6 बनाया 6 7 हो गए ना, 18 हो गए, और लिखने में अगर 10 लिखे हो रहे 25 30 हो गए। तो ये बेसिकली ऐसे टेस्ट केस लिखा जाता है। ये तो सिर्फ एक अप्रोच है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है? और एक चीज आपको बताते हैं, ये वी टाइगर कैसे ओपन होता है यार, यहाँ पे यही है, यूजर नेम क्या है इसका, एडमिन, यहाँ पे भी एडमिन, एक्सपर्ट ई कैपिटल में, ई कैपिटल में सर स्मॉल एक्सपाथ निकाल के हम अंदर से चेंज कर सकते हैं, यूआई बदल जाए अभी, यहाँ पे यूज़र नेम जो है पासवर्ड दिखने लगे तो बाद में दिखाएंगे कलाकारी, ठीक है? ये देखो ये तुम्हारी देखो, ये जब यहाँ पे गए मार्क, ये क्या है नई यूआई खुल गई क्या, ये समझ लो लेट्स क्रिएट करना है हमको, लेट्स पे गए, फॉर्म कहाँ से क्रिएट होता है, प्लस आइकन है, ये वाली ना, हाँ
देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये सब, आपको आना चाहिए। आपको देखो मैनुअल क्या है, सुनो उसको, देखो आप अपने हिसाब से ट्राई करो, बोलने की ट्राई करो, आप उसी वर्ड को इंग्लिश में बोलो भाई, सेम चीज़ जो बोल रहे हैं वही चीज़ आपको डिलीवर करना है इंटरव्यूअर के सामने बस, और कुछ नहीं है। आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, कोई थियरी नहीं, कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं, आप एज इट इज़ बोलो, जो पढ़ रहे वही है। हाँ, इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं, मिला मिला के आराम आराम से सोच के बोलो, धीरे धीरे बोलो, बस समझता है वो आदमी। यार इंग्लिश बोल लोगे यार, इंग्लिश तो क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, डेली बोलो आ जाएगी वो भी। हाँ नहीं ठीक, ये देखो ऐसे कितने फील्ड है, देखो अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद 12 13 14, ऐसे देखोगे तो आपके पास कितने हैं? एक सेकेंड है, ये फील्ड को देखो कितने फील्ड है इसमें। ठीक है, ये फील्ड आप चेक किए, देखो इतने फील्ड है। अभी हमने किस पे बताया आपको, यूज़र नेम पे, मतलब फर्स्ट नेम मान लो इस पे, फर्स्ट नेम पे भी ऐसे कुछ क्राइटेरिया होगी, किसी का नाम लिखा जाएगा तो मान लो स्टार्टिंग उसका 1 नंबर से होगा और ख़त्म कितने होगा 10 या 12 नाम से। मान लो इतना बड़े ज़्यादा नाम किसका होगा यार, 10 12 15 अक्षर का नाम होगा, और क्या होगा 100 अक्षर का नाम थोड़ी ना होगा। तो एक लिमिट दिए रहेंगे ना भाई कि इतने अक्षर थे, एड्रेस थोड़ी ना बताना है उसको, ये नाम की क्राइटेरिया यही है, राइट। तो लास्ट नेम सरनेम आपका कितना बड़ा होगा, बहुत होगा, इतना ही बड़ा होगा, 20 कैरेक्टर, और क्या 25 कैरेक्टर का होगा। ठीक है, टाइटल मतलब जो भी आपको टाइटल रखना है वो भी कितने होगा, 10-15 कैरेक्टर का लिख सकते हो, मैक्स टू मैक्स, और क्या रखोगे, 20 रखो 25 रख लो, बस एक लिमिट होगी ना भाई। 100 नंबर थोड़ी डाल दोगे टाइटल में, टाइटल मतलब शॉर्टकट बोलते हैं ना, टाइटल है इसका ब्रांड वैल्यू, वही है टाइटल। ठीक है, अच्छा एक बात आप नोटिस करो यहाँ पे, अच्छा ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है। हाँ देखो इसमें कुछ होती है ना, ये एक फॉर्म फील्ड होती है। अगर आपने ना सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की रहोगे, फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, ऐसे फॉर्म आता होगा, मैंने तो कभी नहीं किया, मुझे लगता है ऐसे ही होगा भाई, सारी डिटेल ही भरनी होगी ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही सब भरना होगा। तो जब फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब आप भरोगे, उसमें फ़ोन नंबर होगा आपका, शायद ईमेल आईडी भी होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका कॉन्टैक्ट, सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर होगा, भैया दूसरे नंबर से आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, ये सारी फील्ड्स से आपको मिलेंगी। ठीक है, अच्छा आप कभी ये देखो कि फर्स्ट नेम जैसे होता है नाम, किसी बंदे का नाम कभी 1 2 3 4 होता है, नहीं होता ना। किसी बंदे का नाम डॉलर स्पेशल कैरेक्टर होता है, नहीं होता है। किसी बंदे का अगर नाम लिखना होगा तो हमेशा अल्फ़ाबेट में होगा ना, ए से जेड के बीच में ही वर्ड यूज़ किए होंगे ना, कि अलग से कोई वर्ड तो यूज़ नहीं करते कि एक्सक्लामेटरी डाल के नाम बता दे भैया इसका नाम ये है, ऐसे नहीं है ना। तो रिक्वायरमेंट तो ये भी होगी, तुमको टेस्टिंग ये भी तो करनी है कि भैया फर्स्ट नेम में किसी का ऐसा तो नहीं, फर्स्ट नेम में अल्फ़ाबेट लेना चाहिए, ले रहा क्या नंबर, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। अब देखो इसमें ना ये चीज़ें देखो क्या है पता है, कंपलसरी नहीं है जिस, और ये चीज़ें क्या होती है कंपलसरी होती है, जिसमें ऊपर क्या होती है स्ट्रिंग का मार्क होता है। ठीक है, जो होती भैया ये तो मैंडेटरी होती है, इसको जब तक नहीं फिल करोगे, आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो पेज आगे मूव होगा ही नहीं भैया, बार बार मैसेज आएगा भैया इसको पहले क्या करो, फिल करो, देन आप आगे बढ़ो। इसको फिल कर लोगे, बाकी कुछ ना करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 2-4 चीज़ें तो दिख रही है आपकी स्क्रीन पे ऐसे वाली, जिसके पास स्ट्रिंग करके मार्क है, मैंडेटरी साइन है, उसको आपको क्या करना है, फिलअप करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप और देखियो कि मोबाइल नंबर जो होता है, मोबाइल नंबर कभी अल्फ़ाबेट से चालू होता है, वो नंबर से चालू होगा ना, और मोबाइल नंबर ऑलवेज 10 नंबर का ही होता है ना। मान लो अगर मोबाइल नंबर में मुझे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लिखना है तो कैसे लिखूं, मान लो मेरा नंबर चालू होता है 0 से 9, 0 से 9 के बीच में ही सारे नंबर होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करोगे 10 नंबर होता है,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 9 सॉरी 9 तक कितना हो जाएगा 10 नंबर। अगर इसकी बाउंड्री वैल्यू हमें एनालिसिस करनी है तो कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। अभी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बताएगी। बाद आपके पास 0 से 9 नंबर तक एक डिजिट है, उसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है तो कौन कौन से वर्ड उठाओगे आप, कैसी टेस्टिंग करोगे। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो लर्निंग है। हाँ बताओ, मतलब कौन कौन सा वर्ड उठाओगे। 0 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9 है, टोटल मिला के 10 वर्ड 10 नंबर है। उस 10 नंबर में अगर इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है तो कैसे करोगे। पहले ए और बी तो कंसीडर करो। जीरो फर्स्ट टू 10 नहीं है, 10 कोई थोड़ी नंबर होता है, 1 से 9 और एक 0 होता है। ऐसे देखो यार, बड़े कंफ्यूज हो जाते तुम लोग। ऐसे नंबर है, मान लो ऐसे नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है। इसकी हमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लिखनी है तो कैसे लिखोगे बताओ। तो पहले ए किसको कंसीडर करोगे, ए किसको कंसीडर करोगे। ए से 1 से क्यों कंसीडर करोगे आप 0 से करोगे ना। बाउंड्री कौन सी है इसकी। हाँ 0 नहीं लिखते आप, 9 0 3 5 0 करके नंबर नहीं होता किसी की। और मत सोचो ये नंबर कहाँ पे आ रही है। अगर इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है तो कैसे करोगे। सर अगर 1 से करेंगे तो 0 के पहले भी तो कोड लगाना है। हाँ अगर 1 से करेंगे a -1 के पहले भी कोड लगाना है। देखो पहले ए को कंसीडर कर लो कितना 0 और बी को कंसीडर कर लो कितना 9। तो 0 -1 करोगे तो कितना आएगा -1 0 और 1, 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा। तो -1 0 और 1 ये 3 वैल्यू हो गई। 9 को b मान लो तो 9 + 1 कितना होगा 10, क्योंकि 10 वर्ड यूज़ करो, 10 और 8 और 9 ये 3 वर्ड को आपको यूज़ करना है। मैंने सिंपली ये मत सोचो नंबर क्या डालेंगे, आप इसकी बाउंड्री वैल्यू कैसे करोगे। मान लो 1 से 100 तक की वैल्यू बाउंड्री वैल्यू कैसे करोगे, 1 से लेके टिल 100, ये टिल आपको कितना करना है 100, इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे करोगे। देखो बाउंड्री की वैल्यू लेना इतना सोचना क्या है। ए को कंसीडर कर लो 1, बी को कंसीडर कर लो 100, b -1 कितना होगा 99, b + 1 कितना होगा 101 101। सुनो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, -1 आप लैपटॉप से डाल सकते हो ना। हाँ नहीं देखो -1 क्यों डालते हैं, देखो वैल्यू होती है ना कभी। अच्छा आप लूप लगाते हो, कभी लूप अभी यूज़ नहीं किया ना। अभी जब आगे कोई टर्म्स यूज़ करो, कोई नंबर यूज़ करोगे, कैलकुलेटर में माइनस भी करते हो, प्लस भी करते हो, इंटू भी करते हो ना। कोई चीज़ अगर हर चीज़ें चारों चीज़ों से मिल के बनी हुई ना। नहीं मैंने पूछा बाउंड्री की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर a को आपने 1 कंसीडर किया है तो a -1 कितना होगा 1 - 1 कितना होगा 0, तो 0 फिर 1 फिर 1 + 1 2, तो 0 1 2 और 100 को b मान लो, b -1 कितना हो गया 100 - 1 99 और 100 + 1 b + 1 मतलब 101। मतलब आप सूर्य की वैल्यू को 1 माइनस करो और 1 प्लस करो, और यहाँ से 1 माइनस करो और 1 प्लस करो। बाउंड्री की वैल्यू को टेस्ट करना है, लास्ट की 6 डिजिट बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करनी, बीच में आपको देखने की जरूरत नहीं। ये टेक्निक ये कहती है BVA, समझे आप लोग। देखो कंफ्यूज मत हो, कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, एकदम मत समझो। आप बस इतना समझो इसकी बाउंड्री निकालना रहेगा तो कैसे निकालो। मान लो 20 स्टार्ट हो रहा है 20 से और खत्म हो रहा है 40 पे, उसकी बाउंड्री वैल्यू क्या होगी। स्टार्ट हो रहा है 20 से और खत्म हो रहा है 40 पे, स्टार्टिंग हो रहा है 20 से राइट और खत्म हो रहा है किस पे 40 पे,
तो अब बताओ कैसे इसकी बाउंड्री वैल्यू क्या होगी अगर कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला के हिसाब से, कैसे? ए माइनस 20 कोई एक बोलो कितना होगा? 19, 20, 21 और 39, 40 और 41, ये बाउंड्री वैल्यू है। आप ये मत समझो जीरो आ गया माइनस आ गया, माइनस छोड़ दो, माइनस माइनस भी हम बताएंगे अपने दूसरी टेक्निक में। ये समझ में आ रही है आपको कि बाउंड्री की वैल्यू निकालना मतलब वो बाउंड्री वाली, ये किसी चीज़ की देखो, कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, तो जहाँ से स्टार्ट होती है उसका एक माइनस एक प्लस, और जहाँ ख़त्म होती है उसका माइनस एक और एक प्लस, ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। तो बीवीए आपको समझ में आई कि मुझे कहीं टेस्टिंग नहीं करनी है बीच में, इतना नंबर भले से है मेरे पास, 1000 डेटा है, मुझे 1000 डेटा को नहीं चेक करना है बीच में, मुझे 0, 1, 2 करना है, डबल 999, 1000 और 1001 ऐसे चेक करना है, ऐसे बाउंड्री की वैल्यू को ही चेक करना है, बाकी कहीं नहीं ध्यान देना। बीच में 89, 769, 89, 59 ये सब कुछ नहीं देखनी है मुझे बीवीए का टेक्निक ही यही बोलता है, आप कुछ मत देखो, सिर्फ बाउंड्री की वैल्यू को क्या करो, टेस्ट करो, उसी को एनालाइज करो और उसी पे ज़्यादा काम करो, और उसी के बिहाफ पे आप टेस्ट केस लिखो। तो मान लो अगर ऐसे निकाल ले 6, इसमें लिख ले 6, तो मतलब आपको टेस्ट केस, मेरा कहने का मतलब है टेस्ट केस लिखने का आपको क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में और बढ़ सकती है एक्स्ट्रा, राइट? ये बात से कौन कौन सहमत है? हाँ, टेस्ट केस बढ़ सकता है, बढ़ेगा ना भाई, आप सोच सकते हो, हमने तो कुछ अलग नहीं बताया, जो टॉपिक में वही है कि भाई अगर आप इस चीज़ को ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, टेस्ट केस में इंक्रीमेंट होगा, और टेस्ट केस में इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या होता है कि आप सारे सिनारियों को कवर कर पा रहे हो। पता चला आपने सारे कर लिया, यूज़र नेम गलत और पासवर्ड डाल के चेक कर लिया, भाई वहाँ पे क्राइटेरिया थी कि यूज़र नेम कोई 1 डाल दिया तो भी ले रहा है, 2 डाल दे रहा है तो भी ले रहा है, और 100 नंबर तक भर दे रहा है, पूरा कॉलम पता ही नहीं चल रहा वो भी ले रहा है। तो ऐसे ना यार, उसको पहले रिक्वायरमेंट होती भैया इतना यूज़र नेम है, इतना पासवर्ड है, इतना सब कुछ है, ठीक है? ये बात समझे आप? तो ये एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। और एक चीज़ और आपको दिखाया मैंने, ये देख रहे हो ना, मैंने बोला नाम में नंबर नहीं डाल सकते, फ़ोन नंबर में अल्फ़ाबेट नहीं एंटर कर सकते, फ़ोन नंबर में नंबर ही डाल सकते हैं, ठीक है? फ़ोन नंबर में ABCD से कोई इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होती, हमेशा क्या करते हैं, नंबर डालते हैं, ठीक है? अब कितनी, जैसे मान लो एक फील्ड है, इस फील्ड में कितनी सिनारियो बन सकते हैं, मान लो यही फ़ोन नंबर वाला है, मान लो यही है कहीं मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर है, राइट? ये मोबाइल नंबर है, ठीक है? ये मोबाइल नंबर है, इसमें आप ये डाल के देखो अल्फ़ाबेट, नहीं लेगा, आप इसमें क्या करो, नंबर डाल के देखो, ठीक है? आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखो, आप उसकी लेंथ देखो, आप उसमें BBA एंटर करके देखो, BBA लगाओ, स्टार्टिंग और एंड के 6 टेस्ट केस बना के देखो। तो ऐसे करके मेरा कहने का मतलब है आप मल्टीपल चीज़ क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो आप लोग? अब किसी को BBA में कोई इशू, किसी को भी एक टेस्ट केस और था, अब मैं आपको बताता हूँ एक टेक्निक और। BBA हो गई आपकी, एक हो गई आपकी क्या पता है, ECP। ECP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, राइट? एक टेक्निक ये है। इक्विवेलेंस का मतलब बराबर, इक्वल। क्लास मतलब होता है ना कि भैया जैसे इस बैच, इस रो का नाम अलग है, इस रो का नाम अलग है, उस रो का नाम अलग है, इस क्लास को हमने 2-3 सब कैटेगरीज में बांट के रखा है। भैया इनको हम बोलेंगे अल्फ़ा वाले बैच, इसको बोलेंगे बीटा वाली बैच, इसको 1, 2, 3 ऐसे नंबर, मतलब नंबर दे के रखे हैं हम, ठीक है? और पार्टीशनिंग मतलब डिवाइड करना, मतलब सबको इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। मान लो लेट्स से आपके पास
500 डेटा है, 500 डेटा है और आपको चेक करनी है कितनी डेटा को, 500 को। इस 500 डेटा को क्या करना है, एक यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स में एक एक डेटा डाल के देखना है कि भैया ये डेटा ले रहा है कि नंबर है, मान लो 1 से लेके 500 तक नंबर है, ठीक है। आप 1 से लेके 500 तक जब नंबर है तो आप एक एक नंबर डाल के चेक करोगे और उसको वैलिडेट करके बताओगे कौन सा नंबर एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सा नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऐसे कब करोगे, अंटिल जब तक 500 नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। अब एक नंबर डालोगे, चलाओगे, फिर क्लिक करोगे, ऐसे ऐसे करके अगर करने जाओगे तो ये काम आपको करने में कम से कम 1 दिन निकल जाएगा, राइट। 7 से 8 घंटे आपके निकल जाएंगे। अगर 500 डेटा को आपको एक टेक्स्ट बॉक्स में एक एक करके डाल के चेक करना है कि हाँ ये डेटा सही चल रहा है कि नहीं, तो ऐसे करने में आपको पूरा दिन निकल जाएगा। उसलिए हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया भैया, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। हम 500 डेटास को क्या करेंगे, इक्वली पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चाहे तो आप 100 की डिवाइड कर लो या आप क्या 200 की डिवाइड कर लो। तो 100 की अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, 500 डेटा, राइट। और 2 हम नेगेटिव सिनारियो भी कवर कर लेते हैं, जैसे -100 to 0, 0 के बाद -1 -2 ऐसे आता तो टिल -100, -100 to 0, 1 to 100, 100 1 to 200, 200 1 to 300, 300 1 to 400, 400 1 to 500 एंड देन 500 1 to 600। हमने, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1 से लेके 500 तक, लेकिन हमने बोला हम क्या करेंगे, थोड़ी 2 नेगेटिव सिनारियो भी कवर करेंगे। भाई ये चीज़ भी तो नहीं हो रही है, ध्यान से समझो कि भैया हम माइनस की डेटा लेके देखे जो 0 के पहले आ रही है और वो डेटा लेके देखे जो 500 की बाद आ रही है और साथ में वो 500 की डेटा दे, तो कितने क्लास हमारे बने, 7। पहले 5 बने 100 के, अगर हमने 2 क्लास बनाया तो कितने बने, दोनों बने कितना, 500, राइट। कितने डेटा, कितने क्लास बने, 7 क्लास बने, ठीक है। उस 7 क्लास में अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। अब जो हम एक डेटा डाल के चेक कर रहे थे उस यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में, तो भाई एक नंबर फेंक के मार रहे, देख रहे हो वो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब क्या है, ये चीज़ें पास है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो चीज़ें क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो उसको करने के बजाय हमने क्या किया, क्लास में डिवाइड कर लिया और टोटल हमारे पास 7 क्लासेस हो गए। उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिनारियो दोनों भी कवर किए। तो हम एक बार डाल के देखते हैं, रेंडमली नंबर उठा के देखते हैं। मान लो हमने उठाया 69, ठीक है, 69 नंबर डाला, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या हो गया, ठीक है, तो मतलब पूरा क्लास पास है। या 78 डाला तो पूरा क्लास पास है। अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, यार थोड़ा मुझे पढ़ाने दो, बैठो आप, या तो बाहर जाओ, मैं बात करता, ठीक है। अगर आप मान लो कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर 100 में अगर आपको पूरी वैल्यू डाल के आपको चेक नहीं करनी, मान लो आपको 2-3 वैल्यू डाल के चेक करनी है, मान लो आपने 69 डाल दिया, 39 डाल दिया, 49 डाल दिया, ऐसे नहीं, रेंडमली। और रेंडमली कौन सी वैल्यू डाली जाती है पता है, जैसे जो एक्सपीरियंस टेस्टर होता है ना, उसको पता होता है मेजरली डेवलपर कहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, किस नंबर के साइड लोग का मिस्टेक होती है, भैया ये चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो मान लो हमने एक नंबर उठा लिया 20, एक नंबर उठा लिया हमने 59 और एक 72। इंस्टेंट ऑफ 100 नंबर उठाने से अच्छा हमने क्या किया, 3 नंबर उठाया, तीनों नंबर को हमने डाल के देखा और तीनों नंबर क्या हो गए, उस टेक्स्ट बॉक्स ने एक्सेप्ट किया। तो हम पूरे 1 से लेके 100 तक के डेटा को क्या करेंगे, पास कर देंगे, ना कि हम 1 से लेके एक डेटा को चेक करेंगे। ऐसे 200 से लेके 300 के बीच में हमने मान लो 269 निकाल लिया, 222 निकाल लिया, मतलब कोई भी रेंडमली डेटा ऐसे करेंगे। तो मतलब अगर चीज़ें एक्सेप्ट की तो चीज़ें पास हो गई। फिर हम क्या करेंगे, माइनस मतलब 0 से -100 के बीच में -77 निकाल लिया या -19 निकाल लिया। अगर वो चीज़ डाल के देखेंगे तो डेटा अगर भाई अगर एक्सेप्ट कर ली तो डिफेक्ट है, हम बता देंगे डिफेक्ट है। अगर एक्सेप्ट नहीं की तो मतलब भाई ये चीज़ें सही है, नेगेटिव सिनारियो उसमें पास नहीं हो रहे, मतलब क्या है, चीज़ें सही चल रही है, पास है, मतलब उस क्लास को भी पास करेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलता होगा, सर
अगर हमें 500 डेटा चेक करना था तो आप एक दो नंबर डेटा को डाल के कैसे इंश्योर कर सकते हो? मान लो आपने 77 नंबर वाला डाला, पता चला 62 वाला गलत था, आपने तो कोई रेंडमली 2-3 नंबर उठा के डाल दिए ना। आप तो ऐसे नहीं है कि भाई एक एक नंबर डाल दिया। मान लो आपने 3-4 नंबर डाल दिया और 3-4 ही सही था, बाकी सब गलत थे। एक दो, मान लो एक आध दो गलत थे, तो भाई एक दो गलत थे ना, तो भाई कैसे आप बोल सकते हो पास है? तो उसका बेनिफिट ये होता है, आप ये सोचो कि आपने सारी चीज़ें देखा पास है, लेकिन जब आपने 200 और 300 के बीच में देखा तो 269 या 278 की डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो फेल हो रही थी, और आपने पूरे क्लास को क्या रखा है? पास करके रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये चीज़ें फेल हो रही है, कहीं से दिक्कत हुई तो आपके पास आएगा क्या? रीटेस्ट करने के लिए। तो रीटेस्ट करने का बेनिफिट ये होता है, अब आपको 500 डेटा एक एक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको उस बीच में 100 डेटा चेक करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? उस 100 डेटा पे ही काम करना है। चलो उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हेलो, बस आगे